क्या करेंगे, यही मजदूरी करना पड़ता है, छोटा छोटा बाल बच्चा लेके। वित्त मंत्री प्रणब मुखर्जी ने पेश किया 2012-13 का आम बजट। आम आदमी को दिया जोर का झटका, फ्रिज, टीवी, कोरियर समेत सोना भी किया महंगा। दादा के पिटारे से आयकर में मिली मामूली राहत। आयकर में छूट को 1,80,000 से बढ़ाकर किया 2 लाख रुपए, तो सर्विस टैक्स को बढ़ाकर किया 10 से 12%। दिल्ली के एम्स हॉस्पिटल में भर्ती मासूम फलक हार गई जिंदगी की जंग। दिल का दौरा पड़ने से गुरुवार रात हुई मौत। मानव तस्करी की शिकार हुई थी 2 वर्षीय फलक। श्रीगंगानगर में साधु वाली गंग नहर पर निर्माणाधीन पुल ढहा। 8 मजदूर गंभीर रूप से हुए घायल। जिला प्रशासन ने मामले की जांच की शुरू। और एशिया कप में बांग्लादेश के खिलाफ मुकाबले में भारत की खराब शुरुआत। पहले मैच के शतकवीर गंभीर सस्ते में लौटे पेविलियन। आज की जीत तय करेगी भारत के फाइनल का सफर। नमस्कार, हमारा बजट इस खास प्रस्तुति में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं दीपक मेड़तवाल। वित्त मंत्री प्रणब मुखर्जी ने आज लोकसभा में आम बजट 2012-13 पेश किया, जिसमें उन्होंने आम आदमी की कमर तोड़ कर रखी। मुखर्जी ने सर्विस टैक्स को 10% से बढ़ाकर 12% कर दिया। वहीं हवाई, रेल सफर, होटल में खाना, ट्रैवल, स्पा, क्लब की मेंबरशिप को महंगा कर दिया है। वहीं बड़ी कारों पर एक्साइज ड्यूटी 2% तक बढ़ा दी गई है। बजट में फोन बिल, गहने, कोरियर, ब्यूटी पार्लर, स्टील, बैंकों से ड्राफ्ट बनवाने, साइकिल, टीवी को महंगे किया गया है। ब्रांडेड कपड़ों को महंगा किया गया है। कोचिंग, चार्टेड अकाउंटेंट, केबल टीवी, सोना, फ्रिज, एसी समेत सिगरेट, तंबाकू, गुटखा महंगा किया गया है। वहीं एलसीडी, एलईडी, माचिस लैंप, 6 जीवन रक्षक दवाइयों, नमक, विदेशी सौर ऊर्जा, सोया प्रोडक्ट्स को सस्ता किया गया है। वहीं दादा के पिटारे से आम आदमी को आयकर में मामूली राहत दी गई है, जिसमें आयकर में छूट की सीमा 2 लाख रुपए की गई है, जबकि 2 से 5 लाख रुपए की आय तक 10% टैक्स, 5 से 10 लाख आय पर 20% टैक्स और 10 लाख से ऊपर आय पर 30% टैक्स वसूला जाएगा। आइए आपको सुनाते हैं बजट पेश करने के बाद क्या कहा वित्त मंत्री प्रणब मुखर्जी ने। To overcome the supply constraints, which will help us to manage the inflation front and will also contribute to come back to the path of higher growth trajectory. The initiatives for improving employability and opportunities for livelihood have been further strengthened for inclusive growth in both rural. तो बजट पेश हो गया है। आम बजट पर लोगों की काफी सारी प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। आगे बढ़ने से पहले हमको बताते हैं कि प्रधानमंत्री ने इस बारे में क्या कहा। The fact that we were able
to protect the growth rate. That in year 2008-2009 the growth rate fell to 6.5%, but it reverted to 8.4% next year, 8.4 year after that. This year's again it has slipped, but the challenge is to get it back to the path of 8 and 9%, and that's the task that this government has set for itself. Well, I think the budget is an instrument, an important instrument of macroeconomic policy, and foster equitable, sustainable, and more inclusive growth, and under our leadership has put before the country. That's the challenge, how we ensure that the economy moves on to a faster, sustainable and more inclusive. तो आम बजट पेश किया जा चुका है। इसके बाद काफ़ी तरीके की प्रतिक्रियाएं लोगों की मिल रही है। अभी हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं एचबीसी न्यूज़ के न्यूज़ हेड प्रताप राव। प्रताप जी, जिस तरीके से लोगों को इंतजार था आम बजट का, क्या लगता है आपको आम बजट जो आया इसको लोगों की उम्मीदों पर कितना खरा उतरा है, कितना राजनीतिक इसका पहलू देखा जा सकता है, और बाकी जो समीकरण जिनकी बात हम पिछले काफ़ी दिनों से कर रहे हैं, किन्होंने इस बजट को निर्धारित करने में अपनी दिशा निभाई? देखो दीपक, जब रेलवे बजट प्रस्तुत हुआ था और जिस तरह की घोषणाएं दिनेश त्रिवेदी ने की थी, रेल मंत्री ने, और उसके बाद जो प्रतिक्रिया उन्होंने एक बात कही थी, उन्होंने कहा था कि मैं देश के लिए बजट लाया हूँ और भगत सिंह ने कुर्बानी दे दी है और देश के लिए कुर्बानी देने में मुझे कोई कोताही नहीं होगी। तो उसके बाद माना जाने लगा था कि प्रणब मुखर्जी भी चंद्रशेखर आज़ाद की तरह ही कुर्बानी देने के लिए तैयार रहेंगे, और लेकिन ऐसा लग रहा है कि डरपोक क्रांतिकारी निकले, कहीं कुछ कर नहीं पाए, और क्रांतिकारियों के दिनेश त्रिवेदी की जो क्रांतिकारी जो भावना है उसके लिए एक धब्बा और लग गया। कुल मिलाकर ऐसा माना जा रहा था कि रेलवे बजट जब आ रहा है तो कहीं ना कहीं प्रणब मुखर्जी का एक डायरेक्शन है, लेकिन अब लग रहा है कि प्रणब मुखर्जी कहीं खुद कुछ नहीं कर पाए, उनको कुर्सी हिलती हुई लगी, डुलती हुई लगी। कुल मिलाकर सबसे बड़ी बात यह है कि क्योंकि अगले साल चुनाव में जाना है, तो अगला जो बजट आएगा निश्चित तौर पे लोकप्रिय बजट होगा, जिसमें सबको खुश करने का प्रयास होगा, जिसमें कहीं ये देखा ही नहीं जाएगा कि देश रसातल में जा रहा है या पाताल में जा रहा है। केवल सबको खुश करने के लिए तमाम घोषणाएं होंगी। लेकिन ये ऐसा मौका था सरकार के लिए, क्योंकि देश की अर्थव्यवस्था कमज़ोर हो रही थी, देश कई सेक्टरों में बहुत बुरी स्थिति होती जा रही है, एग्रीकल्चर लें, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर लें, माइनिंग सेक्टर लें, इन सब में बुरी स्थिति की ओर जा रहा है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं ऐसी घोषणाएं होंगी जिससे इन सब सेक्टरों में एक उछाल आएगा वापस, और जॉब जनरेशन की कोशिशें होंगी। लेकिन कुल मिलाकर लगता है कि पिछला जो बजट है उसी को फॉलो करके दादा ने ये कोशिश की है कि कोई भी नाराज़ नहीं हो और ये कह दिया जाए कि भाई मैं तो कुछ नहीं कर रहा हूँ, वही पुराना है, जिस पे तुमने ठप्पा लगाया है वही है। ममता जी भी नाराज़ नहीं हो, शरद पवार भी चुप बैठे रहें, और बाकी मुलायम और लालू और किसी को भी कोई तकलीफ़ नहीं हो। कुल मिलाकर दादा ने ऐसी कोशिश की है कि 2014 तक कुर्सी बची रहे, सरकार चल जाए। एक सवाल जो उठता है लोगों के दिमाग में कि हर बार जब बजट पेश किया जाता है, कभी कहते हैं कि ये बजट किसानों के लिए खासतौर पर फायदेमंद है, ये बजट उद्योगों के लिए है। क्या कहेंगे आप, इस बजट में सबसे ज़्यादा जिस चीज़ का ध्यान रखा, किसानों को या उद्योगों को, या कहेंगे केवल राजनीतिक बजट बन के रह गया? देखो दीपक, सबसे बड़ी बात यह है कि हमारी सरकार बार बार कह रही है, खाद्य सुरक्षा की बात कह रही है, और हमारे यहाँ माना भी जा रहा है कि 70% जो पॉपुलेशन है हमारी ग्रामीण जनता, उसमें भी मैक्सिमम जो एक पॉपुलेशन है वो एग्रीकल्चर पर टिकी हुई है, और एग्रीकल्चर सेक्टर में हमारी जो ग्रोथ रेट है वो 2.5 हो गई है। माना ये जाता है कि अगर ये 4% तक नहीं हुई तो इसे बड़े लोअर साइड में माना जाता है। प्रताप जी, मैं आपको यहाँ रोकना चाहूँगा। अभी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं, एक कॉलर जुड़ गए हैं, ओबी वर्मा इनका नाम है। वर्मा जी, कैसा रहा बजट? क्या लगता है आपको ये बजट आम जनता की उम्मीदों पर खरा उतर पाया है? वर्मा जी, ये जो बजट आया है, ये बजट क्या लगता है आपको आम जनता की उम्मीदों पर खरा उतर पाया है? नहीं, ये बहुत खराब बजट है और इससे महंगाई बढ़ेगी और सीनियर सिटीजन के लिए कुछ भी नहीं दिया है। वर्मा जी, आपको क्या अपेक्षा थी? जी, आपको क्या अपेक्षा थी? अपेक्षा ये थी कि सीनियर सिटीजन के बारे में ये कुछ बढ़ाएंगे, लेकिन कुछ भी इस पे दिया नहीं है। जी,
धन्यवाद वर्मा जी। तो जयपुर से अभी ओबी वर्मा जुड़े हुए थे हमारे साथ, और एक बात इन्होंने उठाई है जो हम बात कर रहे थे कि एक दिशा वाला बजट होना चाहिए। सीनियर सिटीजन की इन्होंने बात की। क्या लगता है आप अपनी बात अभी जो आप कह रहे थे कि हर किसी को खुश करने की कोशिश एक आने वाले चुनावों के लिए उनके आधार पर जो बजट दिया गया, ऐसे बजट देश के विकास के लिए। वर्मा जी बात कर रहे थे जी, वित्त मंत्री को समझ लिया गया सांता क्लॉज है, सांता क्लॉज आया और टॉफियां लेके आया सबके लिए और कुछ ना कुछ गिफ्ट लेके आया। कुल मिलाकर हमारे देश की परिस्थिति ऐसी रही नहीं है। अब टॉफी बांटने का, गिफ्ट बांटने का टाइम चला गया है। अब कुछ ना कुछ कड़वी कुनैन की गोलियां इस अर्थव्यवस्था के सुधार के लिए जरूरी है। सबसे बड़ी बात मैं कर रहा था कि एग्रीकल्चर सेक्टर हमारी टोटल जीडीपी का इस समय 35% जो जीडीपी का एग्रीकल्चर सेक्टर से योगदान होता है। लेकिन वहाँ जितनी बुरी स्थिति है, बेरोजगारी सबसे ज़्यादा है, वहाँ जो नई जनरेशन है, नई मैन पावर है, यूथ है, वहाँ काम नहीं करना चाहता। वो काम इसलिए नहीं करना चाहता क्योंकि एग्रीकल्चर में ग्रोथ नहीं है, एग्रीकल्चर में रिटर्न अच्छा नहीं है। कुल मिलाकर एक हमारे सामने एक बहुत बड़ी मनरेगा जैसी योजना है, जिसके कारण और एग्रीकल्चर सेक्टर पे जो नेगेटिव इफेक्ट ये पड़ा है कि वहाँ मजदूर नहीं मिल रहे हैं। तो कुल मिलाकर ऐसी संभावना थी, ऐसी आशा थी कि कहीं ना कहीं इस तरह की जो रोजगार गारंटी योजना को है उसको एग्रीकल्चर के साथ जोड़ दिया जाएगा, जिससे वहाँ एग्रीकल्चर सेक्टर पे जो फाइनेंशियल फिजिकल बर्डन है वो कम होगा, वो जो वित्तीय जो उसकी व्यवस्था है वो सुधरेगी, और साथ में वहाँ ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार होगा। लोगों का रुझान जो है एग्रीकल्चर सेक्टर की ओर होगा। कहीं ना कहीं जो गैर मुनाफे वाली खेती है उसको कहीं ना कहीं एक सपोर्ट मिलेगा। लेकिन ऐसी कहीं भी घोषणा नहीं। बेसिक एग्रीकल्चर को लेकर केवल ये घोषणा हुई है कि वहाँ जो ऋण सही टाइम पे चुका देंगे उन किसानों को 3% का लाभ मिलेगा। लेकिन दीपक, सबसे बड़ी बात यह है कि जो कर्ज लेकर सही समय पे चुकाने वाला किसान एक आर्थिक स्थिति से ऊपर का ही है। नीचे का जो किसान है वो तो नहीं चुका पाता क्योंकि रिटर्न ही नहीं है। वहाँ जब रिटर्न की कोई व्यवस्था नहीं है, एग्रीकल्चर में रिटर्न की व्यवस्था सुधार के लिए कोई नीति नहीं है, तो ऐसे में इस तरह की अपेक्षा कर लेना ही गलत है। तो कुल मिलाकर एग्रीकल्चर सेक्टर के लिए दूसरा सबसे बड़ी बात यह है कि हमारा देश मिनरल से बहुत भरपूर है। पिछली बार देखा गया है कि -2.5 ग्रोथ रेट है, यानी कि जो ग्रोथ रेट है वो इफेक्टिव ग्रोथ रेट वो 7.5% तक चली गई है, माइनस नीचे चली गई है। तो ऐसे में क्योंकि माइनिंग सेक्टर हमारे मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के लिए, टोटल ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए, हमारे आर्थिक विकास के लिए एक बहुत बड़ी जरूरी सेक्टर है। लेकिन तमाम पर्यावरणीय समस्या और तमाम तरह के कानूनों के चलते कहीं ना कहीं जो खनन पर एक प्रकार से बहुत बड़ा अंकुश लग गया है हाई कोर्ट्स के। कहीं ना कहीं बीच में रास्ता निकाल कर ऐसी सोच थी कि ऐसी कोई नीति बनेगी जिससे हमारे पर्यावरण को भी नुकसान नहीं हो, हमारे ऐतिहासिक स्थलों को भी नुकसान नहीं हो, हमारी विरासत को भी नुकसान नहीं हो, और साथ में खनन भी नहीं रुके, माइनिंग भी नहीं रुके, क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के लिए वहीं से सपोर्ट मिलता है। अगर वही सेक्टर कमज़ोर होगा तो कुल मिलाकर हमारी आर्थिक दिशा बिगड़नी है। तो वहाँ उसके लिए भी कुछ नहीं किया। तीसरी सबसे बड़ी बात आती है मैन्युफैक्चरिंग उद्योग, जिसकी ग्रोथ रेट पहले 10-11% तक थी, पिछले साल वो 4.5% तक आ गई। अब मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की बात ये लें कि एक्साइज ड्यूटी बढ़ा दी गई है। अब एक्साइज ड्यूटी बढ़ाने के बाद कहाँ अपेक्षा कर सकते हैं कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में ग्रोथ रेट बढ़ेगी। कुल मिलाकर सांता क्लॉज से बहुत अपेक्षा थी, दादा से लगता था कि कुछ ना कुछ करेंगे, लेकिन सांता क्लॉज खाली हाथ चले गए और कुछ करके भी नहीं गए, कोई नीति भी बना के नहीं गए, ना कोई ऐसे बड़े कदम उठाए। कुल मिलाकर एक ऐसा लगता है कि उन्हें भाषण पढ़ने की जो एक बजट भाषण पढ़ने की जो एक फॉर्मेट है वो पूरी कर दी, नहीं तो पिछला वाला बजट ही वो ऐसे के ऐसे लिया है। जी, और अभी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं बसेड़ी से विधायक सुखराम कोहली। सुखराम जी, स्वागत है एचबीसी न्यूज पर। धन्यवाद जी। ये जो बजट आया है, आम बजट, क्या लगता है आपको कितना खरा उतरेगा ये आम जनता की उम्मीदों पर? ये बिल्कुल ही जनविरोधी बजट है जिसमें गरीब का कोई ख्याल नहीं रखा गया। सिर्फ कुछ खास लोगों को इसमें फायदा पहुंचाया गया है। जो भी हमारे घरेलू सामान है, घरेलू वस्तुएं हैं, वो पहले से ही महंगाई बढ़ी हुई है और इस बजट से निश्चित रूप से ये महंगाई और बढ़ेगी। और यहाँ किसी भी वर्ग का कोई ख्याल नहीं रखा गया और विशेष करके जो आम उपभोक्ता है उस आम उपभोक्ता की जेब काटी गई है और ये बिल्कुल ही जनविरोधी बजट है और ऐसा बजट तो मैंने तो कभी नहीं देखा। सुखराम जी, क्या अपेक्षा थी आपको दादा से? हमें ये अपेक्षा थी कि आज पूरा हमारा भारतवर्ष है वो महंगाई से पीड़ित है और इस महंगाई में कहीं ना कहीं हमारी डीजलों की कीमत में कुछ कटौती होती,
या हमारी जो रोजमर्रा की वस्तुएं उनमें कुछ होती और कमी होती, प्लस जो इनकम टैक्स है उसमें कुछ हमें छूट मिलती। परंतु चारों तरफ से देखा जाए तो ये बजट है बिल्कुल ही